ये कहानी है बड़े बंगले की बड़ी बहू रुचिता की, जो दिल की बहुत साफ होती है, लेकिन हरकतों से बड़ी ही अजीबोगरीब होती है। ऐसे ही एक रोज, माँ जी, आज हमारे घर पर पंडित जी आ रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी। अरे तू मत बना, नौकर बना देंगे हमारे। वैसे भी तुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। अरे नहीं नहीं, मैं भले ही गांव के अमीर घराने से हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से आता है माँ जी। रोटी से लेकर हर एक प्रकार की सब्जी, सारे मीठे पकवान, ये सब मैं भली भांति जानती हूँ। आपने तो मुझे कभी आजमाया ही नहीं, तो आप मेरे बारे में ऐसा कैसा कह सकती हो माँ जी? आखिर ये हक आपको किसने दिया भला? अरे पर रहने दो माँ जी, मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब मैं अपने माँ और बाबूजी को फोन पर सब बताऊंगी कि आप मेरे साथ कितनी बदसलूकी कर रही हो। क्या? अरे ओ नौटंकी की दुकान, ज्यादा नाटक मत कर और बना दे हलवा। बड़ी आई, कुछ कहा नहीं कि मैडम का ड्रामा शुरू हो जाता है। शुक्रिया माँ जी, अब तो मैं ऐसा हलवा बनाऊंगी कि पंडित जी अपनी उंगलियां चाटना तो क्या, उंगलियां ही खा जाएंगे। क्या कहा? माफ करना माँ जी, कुछ ज्यादा ही बोल गई ना मैं मैं हलवा बनाना शुरू कर देती हूँ। इतना कहकर सास वहां से चली जाती हैं। फिर बाद में जब रुचिता के हाथ का बना हुआ हलवा घर आए पंडित जी खाते हैं, तभी राम राम राम। अरे ये भी कोई हलवा है क्या? सरोज जी, अगर ये नमकीन बेस्वाद हलवा खिलाकर आपको मेरा अपमान ही करना था, तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ही क्यों? क्या? नमकीन हलवा? और नहीं तो क्या, अब खुद ही इसे चक्कर देखिए। इस हलवे में चीनी की जगह पर नमक मिलाया गया है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकने वाला। लेकिन पंडित जी, रुकिए तो पंडित जी। हे भगवान, ये सब क्या है रुचिता? इस हलवे में तुमने चीनी की जगह पर नमक क्यों मिलाया? आंखों में तेरे धूल चली गई थी क्या? माफ करना माँ जी, वो शायद गलती से मैंने डब्बों पर लिखे हुए नाम पढ़े ही नहीं। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना, और मैंने पीसी हुई चीनी की जगह पर नमक मिला दिया। एक नंबर की गवार है तू तो। अरे तू अगर गांव के बड़े घराने से है, तो तेरे घर वालों ने तुझे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? पापा ने तो सिर्फ भैया को ही पढ़ने भेजा। वो हमारे यहाँ पर लड़कियां नहीं पढ़ती ना, इसीलिए। लेकिन तेरे ना पढ़ने की सजा अब हम सबको भुगतनी पड़ रही है। राम ही जाने कि मेरे बेटे को तुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, जो तुझसे शादी करने के लिए उसकी मत मारी गई थी। रुचिता के ससुराल में सास सरोज के साथ साथ ससुर इंद्रेश, पति राजीव और देवर विवेक होता है। विवेक और राजीव दोनों भाई घर का बिजनेस संभालते हैं। फिर शादी के बाद 1 महीने की सालगिरह के मौके पर राजीव रुचिता को बाहर खाना खिलाने लेकर जाता है। और तभी, अरे वाह, यहाँ का खाना तो बहुत ही कमाल का था। ओ तेरी, माफ करना, हम गलती से डकार निकल गई। अरे कोई बात नहीं रुचिता, चलता है। अरे वाह, इस होटल में तो नींबू पानी भी दिया गया है। चलो अच्छा है, अब मैं इसे पी लेती हूँ। अरे ये तो गर्मा गर्म है, और ग्लास में देने की जगह बाउल में क्यों दिया है? रुचिता लेमन वाटर में हाथ धोने की जगह पर उसे पी जाती है, और ये देखकर पास बैठे लोग उस पर हंसने लगते हैं। राजीव, ये सब लोग मुझे देखकर इतने हंस क्यों रहे हैं? मैं सर्कस वाले जोकर की तरह लग रही हूँ क्या? क्या तुम भी रुचिता, ये कोई नींबू पानी नहीं है, बल्कि इस पानी में तो हाथ धोए जाते हैं। इस कटोरी में हाथों को डुबाया जाता है। क्या? दया रे दया, इससे पहले कभी मैं शहर के होटल में खाना खाने आई ही नहीं हूं ना, इसलिए मुझे पता नहीं था राजीव। माफ करना, हो मेरे कारण तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे कोई बात नहीं रुचिता, मेरी सोच बाकी लोगों की जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम जैसी भी हो, दिल की बहुत अच्छी हो, और वही बात है जो मेरे लिए इतनी मायने रखती है। इसलिए इतनी परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम भी यहाँ के तौर तरीके सीख ही जाओगी।
देखना तुम। शुक्रिया राजीव, कितना समझ कर लेते हो तुम मुझे। अरे पगली, तुम्हें मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। फिर इस हरकत के बारे में जब सरोज और इंद्रेश को पता चलता है तभी। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। राजू तुम्हें तुम्हारी हर उटपटांग गवार हरकत में सपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उन्हीं हरकतों को बार बार दोहराती रहो। वही तो। और इसे क्या है, इसने तो ठान ही रखा है कि ये हमारी इज्जत का बैंड बजाने आई है यहाँ पर। अब देखना, मैं इसे और राजीव को बाहर जाने ही नहीं दूंगी। माफ करना माँ जी, मैं आप दोनों की चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी सब कुछ सीखने समझने में वक्त लगेगा ना। भाभी सही कह रही है, आप उन पर ऐसे मत चिल्लाइए ना। भला इनमें उनका क्या कसूर है? देखिए ना देवर जी, इस घर में कोई मुझे समझता ही नहीं। अरे चुप रे, फिर से अपनी नौटंकी शुरू मत करना। हम तुझे समझ सकते हैं, लेकिन तू अपनी एक ही गलती को बार बार दोहराती रहती है। उन्हें सुधरने के लिए कोई प्रयास तक नहीं करती तू, इसलिए अब तू हमें खटकने लगी है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और ठंड के मौसम में विवेक की शादी नैना नाम की एक शहरी लड़की से कराई जाती है। रुचिता अपनी देवरानी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करती है, लेकिन नैना में बहुत घमंड होता है। ऐसे ही एक रोज, चलो नैना, आज हम दोनों शॉल खरीदने जाएंगे। मुझे एक दुकान पता है, वहाँ एक से एक बढ़कर शॉल मिलती है। ये मैं कोई बूढ़ी अम्मा थोड़ी ना हूँ जो शॉल वगैरह ओढ़ूंगी। मैं तो मस्त हुडी खरीदूंगी। सच में भाभी, आप तो बहुत ही बोरिंग एंड आउटडेटेड हो। इसलिए आप प्लीज मुझे अपने आप जैसा बिल्कुल मत बनाओ। मुझ में और आप में जमीन आसमान का फर्क है। फिर चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, उन सब में मैं आपसे बेहतर ही हूँ। क्या? हाँ भाभी, अब प्लीज आप मेरे कमरे से चली जाइए, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम करना है। रुचिता को नैना पर बहुत गुस्सा आता है। सबके सामने तो ये बड़ी ही मीठी बनती है, लेकिन जब जब मैं इसे अकेले में मिलती हूँ तब तब ये मेरे साथ बुरी तरह से पेश आती है। समझ ही नहीं आता, ये असली नैना है जो मेरे साथ यूं नालायकों की तरह पेश आती है, या फिर वो जो वहां सबके सामने मीठी बनती है। अब ठंड के दिनों में रुचिता रोजाना सुबह 4 बजे उठने लगती है। ऐसे में उसके उठने के बाद घर में कभी बर्तनों की आवाज तो कभी दरवाजे की आवाज, और कभी कभी तो रुचिता सुबह भजन कीर्तन भी करने लगती है। हे भगवान, ये सुबह के 4 बजे इतने हाई वॉल्यूम में किसने भजन कीर्तन लगाया है? रुचिता तू? अरे ओ नालायक, ऐसी भूतनी बनकर सुबह 4 बजे क्या कर रही है तू यहाँ पर? और ये क्या, तेरे सर पर ये टॉवेल क्यों बंधा हुआ है? इसका मतलब तू अभी अभी नहाकर आई है, वो भी इतनी जल्दी, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में। हाँ माँ जी, अब ठंड शुरू हो चुकी है ना, और इस बार मैं गांव में नहीं हूँ, इसीलिए मैं गांव की तरह ही यहाँ पर ठंड के मजे ले रही हूँ। हमारे गांव में सभी सुबह 4 बजे उठते हैं और चूल्हे पर गर्मा गर्म पानी रखते हैं और उसी पानी से नहा धोकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्या कहा? हाँ माँ जी, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है भला? अरे हैरानी वाली बात नहीं है तो कैसी बात है फिर? सुबह सुबह इतनी तेज आवाज में कोई भजन कीर्तन करता है क्या? तेरे अम्मा बाबूजी ने तुझे यही सिखाया है क्या? हाँ, सोचना पड़ेगा माँ जी। तू ना सच में पागल खाने से छूट कर आई है। क्या? कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं। अब ऐसे ही रुचिता हर सुबह 4 बजे उठकर नहाने लगती है, जिस कारण कभी सरोज की तो कभी इंद्रेश की और बाकी सबकी नींद खराब होने लगती है। हे भगवान, भाभी, सुबह सुबह आप ये क्या कर रही हो? पूरे घर में धुआं धुआं सा फैल गया है। वो मैं पूजा कर रही थी देवर जी। लेकिन सुबह 4 बजे आपको क्यों उठना है भाभी? वो भी इतनी ठंड में। ये तो शहर है ना, तो लेट उठे तो भी चल जाता है। अब मैं क्या करूं देवर जी, मेरी आँख तो 3:30 बजे ही खुल जाती है, और मैं तो कहती हूँ कि सबको इसी समय उठ जाना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है ना,
इसीलिए। ओ गॉड! लेकिन एक मिनट, नैना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो कमरे में भी नहीं थी। वो कहाँ पर चली गई? वो रही आपके पीछे। नैना सुबह के 4 बजे घर के बाहर से अंदर आती है और ये देखकर विवेक हैरान हो जाता है। अरे ये क्या नैना, तुम सुबह के 4 बजे घर के बाहर क्या कर रही थी? वो बात ऐसी है कि भाभी की सुबह सुबह शोर मचाने के कारण मेरी नींद टूट गई थी और फिर मुझे घुटन सी होने लगी। इसलिए मैं घर के बाहर वॉक करने लगी थी। हमारे गार्डन एरिया में ही थी मैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें बाहर जाते हुए देखा भी नहीं नैना। कब गई थी तुम वहां पर? शायद तभी आप नहाने में व्यस्त होंगी, इसलिए आपने मुझे बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। अच्छा। फिर अगले दिन जब दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी भाभी, आप सुबह 4 बजे उठने का कष्ट क्यों लेती हो? मजे से लेट उठना चाहिए ना। ठंड के मौसम में जहाँ सबको अपने बिस्तर से उठने में ही इतनी मौत आ जाती है, वहीं पर आप नहा धोकर 4 बजे तैयार भी हो जाती हो। हाँ नैना, क्योंकि मुझे तुम्हारे और बाकी लोगों की तरह आलस करना नहीं पसंद। मैं 4 बजे तैयार होकर मंदिर भी जाती हूँ और फिर 5 बजे वापस आकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती हूँ। कौन से काम भाभी? घर के सारे काम तो नौकर करते हैं ना। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप 4 बजे उठकर फिर सो जाती हो, क्योंकि आपको तो दिन में नींद आती ही नहीं। अरे इंसान हो या मशीन हो, आखिर इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाती हो? हम गांव के लोग शहरी लोगों की तरह आलसी बिल्कुल नहीं होते। हमें तुमसे भी 100 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए मैं 4 बजे उठना बंद बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे नालायक, अगर 4 बजे उठना बंद नहीं कर सकती तो कम से कम सुबह इतना शोर तो मत किया कर। हर रोज किसी न किसी चीज की आवाज आती रहती है, जिसकी वजह से मेरी और इंद्रेश जी की नींद टूट जाती है। ठीक है माँ जी, माफ करना हो, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगी और शोर बिल्कुल नहीं करूंगी। चल, अब मुझे जरा वो लौंग दे दे। हाँ माँ जी, ये लो। अरे अनपढ़ गवार, लौंग चाहिए मुझे, ना कि लौंग मिर्ची। क्या हो भी माँ जी, किससे मांग रही हो आप, जिसे ठीक से पढ़ना लिखना तक नहीं आता? और नहीं तो क्या, मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इससे कोई चीज मांगी। फिर ऐसे ही एक दिन नैना कुछ कागज लेकर रुचिता के पास आती है। ये देखिए भाभी, मैं एक आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हूँ, इसीलिए आप भी अपने हिस्से का कुछ चंदा दे दो और इन कागजात पर अपनी दस्तखत कर दो। ठीक है नैना, अभी करती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले सबको बुला तो लूं। लेकिन भाभी, माँ जी, देवर जी, जरा यहाँ आइए तो। उतने में वहां पर विवेक और सरोज पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई जा रही है तू? हाँ भाभी, आखिर क्या बात है? जरा देखिए तो, आपकी बीवी साहिबा मुझसे किन कागजात पर दस्तखत करवाना चाहती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो वो। जब विवेक उन कागजों को ठीक से पढ़ता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन कागजों में यही लिखा है कि अगर रुचिता भाभी इन पर अपनी साइन कर दे, तो इनके नाम पर इनके मायके और ससुराल में जितनी भी जायदाद है, वो सारी नैना और रॉकी के नाम पर हो जाएगी। ये सब क्या है नैना? ये रॉकी कौन है? दरअसल विवेक, वो। एक मिनट मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारा काम मैं आसान कर देती हूँ। तुम्हें बताकर कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये रहे सारे फोटोज, जो कि नैना के बॉयफ्रेंड रॉकी के हैं। ये रोज सुबह 4 बजे उससे मिलने बाहर जाती हैं और 5 बजे से पहले घर वापस भी आ जाती हैं। वो रॉकी सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है और हमारे मोहल्ले में 1-2 बजे तक लेट नाइट शिफ्ट करके लोग आते ही रहते हैं। लेकिन हमारा मोहल्ला सुबह 4 बजे सुनसान रहता है और उसी का मौका देखकर ये अपने आशिक को बुलाकर सुबह सवेरे आशिकी रचाती हैं, वो भी हमारे घर के पीछे के हिस्से में। क्या? अपना पर्दाफाश होने पर नैना पूरी तरह डर जाती है और सरोज उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है।
मेरे बेटे को धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? बेशर्म औरत, शादीशुदा होकर भी तू किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चला रही थी। और हिम्मत तो देखो, मेरी बड़ी बहू की सारी जायदाद हड़प कर भागने की फिराक में थी ये। इसे लगा कि मैं गवार हूँ, तो इसीलिए ये मुझे आसानी से फंसा लेगी। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही गवार होने का नाटक कर रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं कोई गवार नहीं हूँ। मैंने हमारे गांव में पूरी पढ़ाई की है, लेकिन मैं गवार होने का नाटक इसलिए करती हूँ ताकि नैना जैसे लोगों से बच सकूं। इस दुनिया में हमारा गलत फायदा उठाने के लिए कई सारे लोग बैठे हैं, और ऐसे में हमें चतुर होकर उनका सामना करना चाहिए। मेरा गवार होना दूसरों की नजर में एक कमजोरी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं कितनी देरशानी हूँ। मुझे फंसाने की जगह पर वो लोग खुद ही फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज ये फंसी हैं। थैंक यू सो मच भाभी। अगर आज आप नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा नैना। और इसीलिए तू रोज सुबह 4 बजे उठने लगी थी ना? हाँ माँ जी, शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। फिर बाद में मैंने फोटोज खींचना शुरू किया और मैं सब कुछ ठीक से समझ गई। आप सबको शक हो कि मैं सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ रही हूँ, इसलिए मैं आप सबको झूठ कहती रही कि मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेती हूँ। और देवर जी, उस सुबह भी ये महारानी अपने आशिक आवारा से मिलकर ही आ रही थी। इसे कोई घुटन वुटन महसूस नहीं हो रही थी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास भी हो चुका है। प्लीज मुझे एक सुधरने का पहला और आखिरी मौका दे दो। प्लीज माँ जी, मैं आप लोगों के पैर पकड़ती हूँ। अरे माफ तो क्या, हम तुझे इस घर में और हमारी जिंदगी में रहने ही नहीं देंगे। और रुचिता बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा हमेशा तिरस्कार किया, लेकिन आज तूने ही हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। नैना को घर से बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं। स्वर्णा के 2 बेटों की शादी हाल ही में हुई होती है, लेकिन एक बहू नए जमाने जैसी होती है, तो वही दूसरी बहू पुराने जमाने जैसी होती है, और खास तौर पर खाना बनाने के मामले में। वाह भाई वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है तू न्यानू। ऐसी पूरी सब्जी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। शुक्रिया माँ जी। माँ जी और कुहू, मेरी भी एक पनीर की डिश ट्राई कीजिए ना। इसे मैंने थोड़ा वेस्टर्न टच दिया है, लेकिन ये भी एकदम कमाल का बना है। टेस्ट करिए ना। आप दोनों का रिव्यू जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका तो होलिया देखकर ही मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये मानो पनीर का कचुम्बर करके उसे बाकी सब्जियों के बीच बेवजह घुसेड़ दिया हो। ओह माँ, क्या आप भी। अरे अगर आप टेस्ट नहीं करोगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाभी ने खाना कैसा बनाया है। और मिष्टी भाभी, ये डिश तो काफी टेस्टी है, इसलिए मैं तो और खाऊंगी। थैंक यू सो मच कुहू। मोस्टली घर वाले मेरे हाथ का खाना खाते ही नहीं, लेकिन तुम हमेशा खाती हो और पूरे दिल से पसंद भी करती हो। यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर भाभी। और माँ जी, क्या आप भी ये पुराने जमाने का खाना खाती रहती हो? जरा इसे छोड़कर कभी नए जमाने का खाना भी खा लिया करो। और तुम अनु, तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना चाहिए ना। अरे तुम कब तक सबको ये पुराने जमाने का खाना खिलाती रहोगी? और ये खाना कितना मसालेदार और ऑयली होता है। अरे इसे खाकर सेहत खराब हो सकती है ना। अरे नहीं मिष्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर खाने का अपना अपना फायदा और नुकसान होता है, और उसमें डाले जाने वाले मसालों की संख्या कम होनी चाहिए। तेल और तीखापन, इन पर ही कई सारी चीजें निर्भर होती हैं। माना कि मैं देसी खाना बनाती हूँ, लेकिन तेल और मसाले एकदम नियमित रूप से इस्तेमाल करती हूँ, और ये तेल और मसाले शरीर में जाना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ मिष्टी बहू, अनु बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैंने तेरे हाथ के बने 1-2 पकवान खाए हैं, और नए जमाने के हिसाब से तू भी काफी अच्छा खाना बनाती है। लेकिन मैं तो ठहरी बूढ़ी, पुराने जमाने वाली,
इसलिए ये सब पकवान मुझे रास नहीं आते। माफ करना बेटा, लेकिन तू दिल छोटा मत कर, क्योंकि तुम दोनों भी अपने अपने हिसाब से स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ माँ, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे देसी और मॉडर्न खाना एक ही घर में खाने मिलता है, वो भी एक साथ, क्योंकि मेरे पास अब दोनों जैसी भाभियाँ जो है। मिष्टी के मुकाबले में सबको अनु का देसी खाना ज्यादा पसंद आता है। जब भी कोई मेहमान या अड़ोस पड़ोस का आता है, सब ज्यादातर अनु की ही तारीफें करते हैं। ये लो मिष्टी बेटा, तुम्हारा नेग। अरे बाप रे, 2000 रुपए? लेकिन इतने सारे पैसों की क्या जरूरत थी चाची जी? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ और अब की बार जाऊंगी तो ना जाने वापस कब लौटूंगी। और वैसे भी तुमने नए जमाने की इतने लाजवाब पकवान बनाकर खिलाए हैं मुझे, तो उसके लिए तो इतने रुपए बनते ही है ना। हाउ स्वीट चाची जी, थैंक यू सो मच। और अनु बेटा, ये रहा तेरा नेक। धन्यवाद चाची जी, पाए लागू। अरे नहीं बेटा, जब सुबह मैं यहाँ पर आई थी तभी तो तुमने मेरे पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया था ना, तो अब दोबारा मत करो। बस खुश रहो तुम सब, यही मेरी प्रार्थना है। वैसे चाची जी, आपने मिष्टी भाभी को 2000 रुपए दिए और अनु भाभी को 3000। मेरा मतलब अनु भाभी को एक्स्ट्रा 1000 रुपए क्यों दिए आपने? क्योंकि अनु के हाथ का खाना मुझे मिष्टी के खाने से ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही साधारण पकवान बनाए थे इसने, लेकिन उनमें भी इसने अपने अंदाज से मसाले डाले थे और साथ ही शायद बनाने का तरीका भी अलग था। और उसे खाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी दादी के हाथ का खाना खा रही हूँ। बहुत खूब अनु बेटा, ऐसे ही बढ़िया खाना बनाती रहो और सबका प्यार और आशीर्वाद लेती रहो। जरूर चाची जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब देखकर मिष्टी को बहुत बुरा लगता है। उसका एक YouTube चैनल भी होता है जिसमें वो अपनी अनोखी रेसिपीज की शॉर्ट्स डाला करती हैं। ये देखो प्रणीत भाई, भाभी के इस शॉर्ट्स को 2 दिनों में पूरे 100 व्यू आए हैं। है ना एकदम खास बात? हाँ कुहू, ये तो तुमने एकदम सही कहा। कीप इट अप मिष्टी। थैंक यू प्रणीत। अच्छा सुनो ना, आज ना मैंने ये स्पेशल डिश बनाई है जिसका नाम है मैजिकल लेडी फिंगर प्लेटर। अरे ये तुम क्या करती रहती हो मिष्टी? कोई भी एक सब्जी उठा लेती हो और उसकी बैंड बजाकर उसे प्लेटर में बदलकर सर्व कर देती हो। और ये भिंडी का क्या हाल बना दिया है तुमने? देखो, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं खाने वाला। अरे कैसे पति हो तुम प्रणीत? तुम्हें तो मेरी कोई भी डिश पसंद नहीं आती। मिष्टी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी डिश मैं और कुहू खा लेंगे। क्यों कुहू? हाँ भैया, मुझे तो भाभी की हर एक डिश बहुत पसंद आती है। और भाभी, प्रणीत और माँ तो ओल्ड फैशन ही हैं और इसीलिए इन्हें मेरी बीवी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें जो पसंद है उन्हें खाने दो और हमें जो पसंद है वो हमें खाने दो। और आज तो मैं आपके ये यूनिक प्लेटर को खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखा प्रणीत, कुछ सीखो अपने भाई बहन से। एनीवेज, थैंक्स कार्तिक। चलो तुम और कुहू एक साथ बैठ जाओ, मैं सर्व कर देती हूँ। ठीक है भाभी। फिर ऐसे ही एक रोज। ओफो माझी, अनु कब से रसोई में खाना बनाई जा रही है? ऐसे कितने लोगों का खाना बना रही है वो? मुझे भी अपनी एक न्यू डिश ट्राई करनी है। शॉर्ट अपलोड करना है मुझे यूट्यूब पर। मेरे सब्सक्राइबर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे मिष्टी बहू, वो आज अनु को अपना पहला ऑर्डर मिला है तो वो उसी ऑर्डर को पूरा कर रही है। मतलब कैसा ऑर्डर माँ जी? अब तुझे तो पता ही है कि मुझे खाने के फोटो डालने का कितना शौक है। तो अनु ने जो खाना बनाया था, तो मैं अनु के बनाए हुए पकवानों के फोटो खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला करती थी। तो कई सारे लोग अनु की तारीफें करते हुए मुझे ढेरों मैसेज करते थे। और उसी में से एक मेरी पहचान की महिला है और उसके घर पर आज एक फंक्शन है, तो उसी ने खाने का ऑर्डर अनु को दिया है।
और इस ऑर्डर के अनु को बहुत अच्छे पैसे भी मिलने वाले हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अनु अपने दम पर कुछ करके पैसे कमाएगी और अब से तो मैं उसे ऐसे ही ऑर्डर लेने के लिए कहूंगी जैसे तू वो ऑनलाइन वीडियोस डालकर पैसे कमाने का सपना देखती है। वैसे ही अनु भी घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। वैसे मिष्टी बहू, तेरी यूट्यूब चैनल की प्रगति कब होगी? कब से देख रही हूं मैं, बस 60 लोगों ने ही सब्सक्राइब कर दिया है और अब तो 2 महीने हो गए हैं और तू तो हर 2 दिन में वीडियो भी डालती है, फिर भी तेरा वही हाल है। अब सब कुछ इतना झटपट थोड़ी ना हो सकता है। यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस बनाने के लिए टाइम लगता है माँ जी। लेकिन आप देखना, एक दिन मैं भी बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। अपने मॉडर्न खाने को पोस्ट करके मैं अपनी एक अलग ऑडियंस बनाऊंगी। चल अच्छा है, ऐसी ही मेहनत करती रहे तो फल भी तुझे जरूर मिलेगा। अनु को ऐसे ही 2 से 3 ऑर्डर मिलते हैं और सभी लोग उसे अपना रेस्टोरेंट खोलने का सुझाव देते हैं। रेस्टोरेंट? लेकिन वो तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? ना बाबा ना, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। घबराओ मत अनु, तुम खुद नहीं जानती कि तुम में कितनी क्षमता है और जो औरत एक घर को संभाल सकती है वो एक रेस्टोरेंट को भी बड़ी आसानी से संभाल सकती है। इसलिए तुम चिंता मत करो और हम सब है ना, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बस तुम हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हाँ अनु बेटा, हर कोई तेरे हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाता है। सभी लोग कितना चाव से खाते हैं, इसलिए तुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना ही चाहिए। हम सब है तेरे साथ। घर वालों की बातें सुनकर अनु का हौसला बढ़ता है और वो रेस्टोरेंट के लिए मान जाती है। लेकिन वो रेस्टोरेंट एकदम देसी तरीके से ही बनाती है और उस रेस्टोरेंट का नाम होता है घर का खाना। तो अनु बेटा, तेरे रेस्टोरेंट का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा माँ जी। दिन की शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो गया। वैसे माँ जी, मैंने भी अपना रेस्टोरेंट खोलने का तय किया है और उसके लिए मैंने जगह भी बुक की है। आधे से ज्यादा तैयारियां भी कर ली हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डिशेस ही रखूंगी। क्या बात है! लेकिन मिष्टी बहू, अगर तुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना ही है तो तू अनु के रेस्टोरेंट में ही अपना मॉडर्न खाना बेचना। 2 अलग अलग रेस्टोरेंट बनाने की क्या जरूरत है? अब जिसे जो पसंद है वो उस पकवान को वहां खा सकता है ना। हाँ मिष्टी, माँ जी ने काफी अच्छा सुझाव दिया है। तुम अपना अलग रेस्टोरेंट मत खोलो, मेरे रेस्टोरेंट में ही अपना खाना बनाओ। नहीं नहीं, अरे पागल पागल हो गई हो क्या? ऐसे पुराने जमाने वाले रेस्टोरेंट में कौन आएगा जहाँ का माहौल भी बोरिंग हो और खाना भी। मैं तो अपना एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न रेस्टोरेंट बनाऊंगी जो तुम्हारे सादे और सिंपल रेस्टोरेंट से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। अब मिष्टी अनु के रेस्टोरेंट के सामने ही अपना रेस्टोरेंट खोल देती है जिसका नाम होता है मॉडर्न वुड पैलेस। ये लो माँ, ये डिश खाओ। फलाफल नाम है इसका, बहुत यमी है। ये तो मुझे कहाँ लेकर आया है बेटा? अरे ये सब तो मेरे गले के नीचे भी नहीं जा रहा। ऊपर से ये सारी डिशेस कितनी महंगी हैं। मैं तो चली सामने वाले रेस्टोरेंट में क्योंकि वहां पर देसी खाना मिलता है। अब तो यहीं पर बैठकर यहाँ का मॉडर्न खाना खा। मैं तो सामने जा रही हूँ। अपने रेस्टोरेंट में आए ग्राहक को अनु के रेस्टोरेंट में जाते हुए देखकर मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है। बहुत ही कमाल का है रेस्टोरेंट तुम्हारा। यहाँ आकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में ही हैं। तुम्हारा ग्राहकों के साथ पेश आना, पानी से लेकर गुड़ देना, थाली और बैठक की व्यवस्था और यहाँ का माहौल, सब कुछ एकदम कमाल का है। जी शुक्रिया। और इसीलिए मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम घर का खाना रखा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो मैं यहाँ पर एक सेल्फी खींचूंगी और अपनी बाकी सहेलियों को भी यहाँ आने के लिए कहूंगी। अरे वाह,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। आए दिन मिष्टी का हौसला कमजोर होने लगता है। क्या हुआ मिष्टी? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ भी ठीक नहीं है प्रणीत। एक तरफ अनु है जिसके रेस्टोरेंट में हर वक्त ग्राहक रहते हैं, और एक मेरा रेस्टोरेंट है जहां मुझे रात में बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता है। और मैं अकेली खा खा कर भी कितना खाऊं खाना। आज तो दिन भर बस 5 ही ग्राहक आए थे, इसीलिए कल तो मुझे रेस्टोरेंट खोलने का मन भी नहीं कर रहा। कोई बात नहीं मिष्टी, अब ये सब तो बिजनेस का ही पार्ट है। अब एक साथ इतनी तरक्की थोड़ी ना हो सकती है, धीरे धीरे ही होगी ना। इसीलिए तुम हिम्मत मत हारो और पूरे दिल से मेहनत करो। लेकिन मिष्टी हिम्मत हारती ही जाती है, और वो बस 2 हफ्तों में ही अपना रेस्टोरेंट बंद करने का तय करती है। और ये देखकर अनु उसके पास आती है। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जाओ ना, अपने रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाओ, वरना तुम्हारे ग्राहक भूखे बैठे रहेंगे। मैं समझ सकती हूँ मिष्टी कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तुम इतने प्यार से और मेहनत से तरह तरह के पकवान बनाती हो और ग्राहक आते ही नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है मिष्टी। क्या? हाँ मिष्टी, तुम्हें जगह देखकर रेस्टोरेंट खोलना चाहिए था। अब जिस इलाके में तुम्हारा रेस्टोरेंट है वहां पर ज्यादातर 40 से 50 वाली उम्र के ही लोग रहते हैं और जवान लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन तुम अपना मॉडर्न रेस्टोरेंट किसी कॉलेज या ऑफिस कंपनी के सामने खोल देती और तो और ऑनलाइन सोशल मीडिया का सहारा लेकर अच्छी मार्केटिंग करती। लेकिन तुमने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में कर दिया, और तो और तुम्हारे रेट्स भी कितने हाई हैं। शुरुआत में अगर कम रखकर आगे बढ़ाती तो भी चल जाता ना। हाँ अनु, शायद तुम सही कह रही हो। देखो मिष्टी, पुरानी जमाने का और नई जमाने का खाना दोनों ही बेहतरीन है, अपने अपने तरीके से स्वादिष्ट है, लेकिन वो निर्भर करता है खाने वाले पर। अब जैसे कि हमारे घर पर माची और प्रणीत भाई साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वही कुहू और कार्तिक को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। सेम वैसे ही लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, इसीलिए तुम अपने नए और मॉडर्न पकवानों को लोगों तक कैसे पहुंचाती हो वह तुम पर निर्भर करता है। इसलिए प्लीज मिष्टी, यू हिम्मत हार कर अपना रेस्टोरेंट बंद मत करो। तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में ही अपना खाना बेचा करो, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पर हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। थैंक यू सो मच अनु। मैं हमेशा से तुम्हारे खाने का और तुम्हारा तिरस्कार करती आई हूँ, लेकिन आज जब मैं अपनी हिम्मत हार रही थी तब तुमने ही मुझे आकर समझाया है। तुम बहुत अच्छी हो अनु। असल में तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा लोगों को अपना महसूस कराना ही तुम्हारे रेस्टोरेंट की तरक्की की सबसे बड़ी वजह है। और अब से मैं तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में अपना खाना बनाकर बेचूंगी और तुम्हारी तरह रहने की कोशिश भी करूंगी। इस तरह अंत में दोनों एक ही रेस्टोरेंट में अपना खाना बनाकर बेचना शुरू करती हैं और दोनों खूब तरक्की करती हैं। वसुधा देवी एक सख्त मिजाज की सास थी जो हर चीज में बचत की कला ढूंढती थी। उसके पति मनोहर उम्र के इस पड़ाव पे भी वसुधा की हर बात में हामी भरते थे। उनके घर में बहू रीमा और 5 साल की पोती स्नेहा भी उनके साथ रहती थी। उनका बेटा राजीव दूसरे शहर में नौकरी करता है और महीने में एक आध बार ही घर लौटता था। रीमा हर दिन खुद के इस परिवार को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन एक दिन हाय हाय हाय, अरे ये क्या है बहू? दाल में इतनी दाल कौन डालता है? अरे इसे देखकर तो यही लग रहा है कि तूने पूरे महीने की दाल आज ही उड़ा दी। थोड़ी सी दाल बनाने में तुझे क्या होता है? तूने तो इसे पूरा भगोना भरकर बना दिया, जैसे कि घर में कोई बारात आने वाली हो। हाँ बहू, वसुधा बिल्कुल सही कह रही है। आज तो तुमने दाल कुछ ज्यादा ही बना दी है, और ये चावल भी। अरे अगर इतना राशन तुम रोज उड़ाओगी तो महीना भर क्या खाओगी? और नहीं तो क्या? अरे पैसे क्या तेरे मायके वाले भरेंगे क्या? अरे मेरा बेटा तो खून पसीना बहाता है पैसे कमाने के लिए, और तू यहाँ पर ऐसे खुले हाथों में बर्बादी कर रही है। पता नहीं तेरी ये आदतें कब खत्म होगी। दादी,
आप मम्मी को इतना क्यों डांटती हो? दाल तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी आप हमेशा मम्मी को ही डांटती रहती हो। अरे चुप कर तू, माँ की चमची। तू तो अभी से अपनी माँ की तरफदारी करने लग गई। गलती हो गई माँ जी, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। कम ही बनाऊंगी सारा खाना। वो तो तुझे रखना ही होगा, और अब से तो मैं राशन खुद तोल के ही दूंगी। और मैं जितना भी राशन दूंगी ना, उतने में ही तुझे पूरा महीना निकालना होगा। और अब से कोई फालतू का खर्चा नहीं होगा। और अगर तुझे फालतू का खर्चा करना ही है तो तू राशन अपने मायके से लेकर आना। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मेरा पति इस घर के लिए कमाता है, तो मैं राशन मायके से क्यों लाऊं भला? और मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे इतना सुना रही हो? तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अभी के अभी मेरे साथ तू रसोई में चल। फिर वसुधा रीमा को लेकर रसोई में आती है और वो राशन की अलमारी खोलती है। ये ले, ये 1 किलो दाल, 4 किलो चावल और ये 3 किलो का आटा है। अब इसे तुझे पूरे 1 महीना चलाना होगा, और इसमें ही सबका खाना बनेगा। घर में एक भी रोटी एक्स्ट्रा नहीं बननी चाहिए। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? सिर्फ 4 किलो चावल और 1 किलो दाल, इतने से खाने में मैं महीना कैसे निकालूंगी माँ जी? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगती है। और स्नेहा को भी अलग से खाना देना होता है। उसकी टीचर ने कहा है कि उनके टिफिन में बच्चों को रोजाना कुछ अलग देना है। बड़ी आई टीचर वाली। अरे हमारे जमाने में तो एक रोटी खाकर ही स्कूल जाते थे, और तुझे तेरी बेटी को रोजाना लंच बॉक्स में नई नई चीजें देनी है। अरे ये बेसन, सूजी, चीनी किसके पैसे से आएगा? क्या मायके से लेकर आएगी क्या तू? हे भगवान, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो माँ जी मुझे इतना सुना रही है। ऐसी दाल तो मैं मायके में रोजाना बनाती थी, लेकिन पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिक्कत है। फिर एक दिन जब रीमा को राजीव का कॉल आता है, तभी, हेलो राजीव, मैं अब और नहीं सह सकती। तुम्हारी माँ रोजाना कुछ ना कुछ नया बोलती ही रहती है। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बहुत थक गई हूँ राजीव। अरे क्या हुआ है रीमा? तुम पहले शांत हो जाओ और बताओ मुझे, घर में फिर से कोई बात हो गई है क्या? हाँ राजीव, अरे कल मैंने थोड़ी सी ही दाल बना ली, बस 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल दी, लेकिन उसे देखकर तुम्हारी माँ ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और कह रही थी कि महीने भर के लिए सिर्फ 1 किलो दाल, 4 किलो चावल और 3 किलो का ही आटा मिलेगा। ऊपर से उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि हमारे घर में एक भी रोटी एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। अरे शांत हो जाओ रीमा, और तुम ये क्या कह रही हो? माँ और पिताजी तो बुढ़ापे में हैं, और हम अगर उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ हमसे बड़ी है, समझदार है, इसलिए तुम अगर उनसे थोड़ा प्यार से समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगी। अरे तुम तो बस हर बार यही कहते रहते हो, और आज देखो हमारी बेटी भी 5 साल की हो गई है। अरे उसके भी खर्चे हैं, उसकी पढ़ाई, उसका टिफिन, उसकी भी कई जरूरतें हैं। अरे मैं तो बस हर वक्त घर और स्कूल के बीच में ही भागती रहती हूँ। देखो रीमा, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राजीव कॉल कट कर देता है। इस आदमी के पास तो मेरी पूरी बात सुनने का भी वक्त नहीं है, और कहता है कि मेरा साथ देगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर सब कुछ अकेले ही झेल रही हूँ। अरे माँ, कल मेरे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो उसके लिए मुझे कलर चाहिए माँ। ठीक है बेटा, देखती हूँ मैं। फिर जब रीमा अलमारी खोलती है तब वहां पर खाली पेंसिल बॉक्स होता है, और उसके पास पैसे भी नहीं होते। तो वो झिझकते हुए वसुधा के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कल स्नेहा के स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, इसीलिए मुझे उसके लिए कलर और बुक्स लानी है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और ये कलर वलर तो सब स्कूल वालों की नहीं नौटंकी है। अरे ये तो बस बच्चों से खर्चा करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो रहने दे, और कल इसको स्कूल भेजना ही मत। ये आप क्या कह रही हो माँ जी?
बस एक रंग के लिए मैं अपनी बेटी को स्कूल ही ना भेजूं, ये उसकी पढ़ाई का सवाल है। और मैं थोड़ी ना किसी सजावट या कपड़ों के लिए पैसे मांग रही हूँ। ज्यादा होशियार मत बन तू। आजकल तो तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। चल हट यहाँ से, तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वसुधा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और बेचारी रीमा चुपचाप खड़ी रहती है। फिर अगले दिन जब रीमा स्नेहा को लेकर स्कूल से लौट रही होती है, तभी स्नेहा देखती है कि वसुधा ठेले के पास खड़ी रहकर पानी पूरी खा रही है। अरे माँ, वो देखो दादी कैसे पानी पूरी खा रही है। क्या? कहाँ पर स्नेहा? अरे वो देखो ठेले के पास, वो हरे रंग की साड़ी में। रीमा उसे जब ध्यान से देखती है तब वसुधा बड़े ही मजे से पानी पूरी खा रही होती है। फिर उसके बाद वो चाट और आइसक्रीम भी खाती है। ये देखो, कल बोल रही थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और खुद बाहर आकर ऐसे मजे में पैसे उड़ा रही है। और हम घर में अगर एक रोटी भी ज्यादा खा ले तो ये औरत हमें ताने देती है। फिर शाम के समय, माँ जी, आज मन कर रहा था कि कुछ हल्का और अच्छा खा लूं, इसीलिए सोचा कि मटर पनीर बना लेते हैं, उससे सबका मन भी बदल जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी घर का खर्चा कितना बढ़ गया है, इसीलिए आज तो घर में सिर्फ दाल रोटी ही बनेगी। वसुधा के कहने पर रीमा चुपचाप रसोई में जाकर दाल और रोटी बनाती है, लेकिन वो 3 रोटियां एक्स्ट्रा बना लेती है। ये क्या है बहू? अरे आज तो तूने 7 रोटियां बना दी, लेकिन हम तो घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। वो माँ जी, मैंने अपने लिए 3 बनाई है। अब मैं दिन भर पूरा टाइम काम करती हूँ, बच्ची को भी स्कूल लेकर जाती हूँ और उसे वापस भी लेकर आती हूँ, और इतने सारे काम करने से मुझे बहुत भूख लगती है माँ जी। अरे बंद कर तेरा ये नाटक, और ये 3 रोटियां मुझे दे। कल यही रोटी सेक कर सबको हो जाएगी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 ही रोटी खाएंगे, उससे ज्यादा एक भी नहीं। इतना कहकर वसुधा रोटियां लेकर चली जाती है और रीमा को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गूंगी हूँ। खुद जाकर बाहर चाट खाएगी और घर में हमें रोटी गिनकर खाने को कहेगी, लेकिन अब और नहीं। बस बहुत हो गया इसका। फिर गुस्से में रीमा राजीव को कॉल करती है। देखो राजीव, अब बहुत हो गया। आपकी माँ हमें एक रोटी से ज्यादा भी खाने नहीं देती, और अगर हम किसी दिन कुछ अच्छा बना ले तो वो मुझे ताने देती है। और आज जब मैं स्नेहा को स्कूल से लेकर आ रही थी तो आपकी माँ बाहर चाट, पानी पूरी और आइसक्रीम खा रही थी। अब आप ही बताइए कि जब वो ये सब खा सकती है तो वो हमारी बेटी को एक चॉकलेट और कलम के लिए इतना क्यों तरसाती है? ये तुम क्या बोल रही हो रीमा? माँ बाहर का खाना कभी नहीं खाती, क्योंकि उनका हाजमा खराब है, और तो और उन्हें डॉक्टर ने बाहर का खाने से मना किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही राजीव, स्नेहा ने खुद देखा है और उसी ने मुझे दिखाया। आपकी माँ बाहर ठेले पर चाट खा रही थी, और जब मैंने उनसे थोड़े पैसे मांगे तो मुझे ही कह रही थी कि घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है और उनके पास अब कोई पैसे नहीं है। बस करो रीमा, तुम तो हर बात को कितना बड़ा देती हो। अरे छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई करने की क्या जरूरत है? बस करो राजीव, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमारे खर्चे आप अलग से भेजिए और आपको माँ जी को जितना देना है दीजिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमारे पास ही रहना चाहिए। अरे बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, किताबें, हर चीज के लिए मुझे माँ जी के पास जाकर हाथ फैलाना पड़ता है, जो कि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानती ही हो ना रीमा कि हर महीने की सैलरी में माँ के ही हाथ में देता हूँ। सिर्फ 15,000 ही तो मिलते हैं, वही सब कुछ है मेरे लिए। और मैं अगर उनसे काटकर तुम्हें पैसे दूंगा तो माँ को कितना बुरा लगेगा, माँ को कितना बुरा लगेगा और कितना नहीं, इस बात की तो आपको बड़ी चिंता है। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं आपको पता भी है क्या? क्या एक पति होने की यही जिम्मेदारी है कि उसके बीवी और बच्चे 1-1 रुपए के लिए तरसते रहें?
इतना कहकर रीमा फोन कट कर देती है। सुनो ना माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे, लगता है तुम्हें बुखार हो गया है बेटा। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर रीमा वसुधा के पास जाती है। अरे माँ जी, स्नेहा को बहुत तेज बुखार है, इसलिए उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। प्लीज मुझे थोड़े पैसे दीजिए ना। अरे बुखार है तो क्या हुआ, और इसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत है? मैं एक काढ़ा बना देती हूँ, तो तू वही दे दे उसे। लेकिन माँ जी, वो सिर्फ 5 साल की बच्ची है, तो इतना कड़वा काढ़ा वो कैसे पी पाएगी? आपको मेरे साथ जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची को तो छोड़ दीजिए। प्लीज उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए माँ जी। बड़ी आई दया की मूरत। अरे तुझे तो बस खर्चा करने के लिए बहाना चाहिए। देख बहू, ज्यादा नाटक मत कर, मैं काढ़ा बना कर देती हूँ, उसे ही पिला दे उसे। फिर वसुधा एक काढ़ा बना कर देती है और उसे लेकर रीमा कमरे में चली जाती है। स्नेहा बेटा, इसे थोड़ा थोड़ा करके पी लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जी माँ, ये कितना गंदा है, मैं नहीं पी पाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ये गंदा सा पानी। स्नेहा के हाथ से काढ़े का बर्तन गिर जाता है और उस कारण से पूरा फर्श गीला हो जाता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीतते हैं, जिस कारण स्नेहा का बुखार और बढ़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राजीव को कॉल करती हूँ, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण राजीव का कॉल ही नहीं लगता। कहाँ पर हो तुम राजीव? हमारी बेटी इतनी तड़प रही है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी रीमा की नजर अलमारी में रखी हुई अपनी शादी की अंगूठी पर जाती है। अब तो बस यही एक रास्ता बचा है, मैं ये अंगूठी बेचकर स्नेहा का इलाज कराऊंगी। फिर रीमा स्नेहा को लेकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव शहर से घर लौट रहा होता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरे 2 सालों के बाद छुट्टी जो मिली है मुझे। लेकिन मैं रीमा को फोन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसे और स्नेहा को सरप्राइज देना है, और मुझे देखकर तो वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। फिर थोड़ी ही देर में राजीव घर पहुंचता है और तभी, अरे राजीव बेटा, आ गया तू? इतने दिनों बाद तेरी शक्ल देख रही हूं मैं। तुझे पता है, तुझसे मिलने की दुआ मैं रोज मांगती थी, और देख आज तू आ गया। मैं भी आपको बहुत मिस करता था माँ। और पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनवाती हूँ। अरे ये सब छोड़ो ना माँ, और आप मुझे पहले ये बताओ कि रीमा और स्नेहा कहाँ पर है? मैं सबसे पहले उन दोनों को देखना चाहता हूँ। वो दोनों? पता नहीं वो दोनों कहाँ पर है, गई होगी मोहल्ले में इधर उधर घूमने। अरे तुम्हारे जाने के बाद से वो दोनों तो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहती। जब मर्जी हो, जहां मर्जी हो, निकल जाती है। मुझे तो वो कुछ भी नहीं बताती। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? बिना बात के रीमा कभी बाहर नहीं जाती। रुको, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। तभी रीमा स्नेहा को लेकर घर आती है। अरे स्नेहा बेटा, कहाँ गई थी आप? हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं पापा, माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। क्या? लेकिन क्या हुआ है बेटा? रीमा, सब ठीक तो है ना? नहीं राजीव, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर मैं समय पर बाहर ना निकलती तो शायद आज स्नेहा हमारे साथ ना होती। वो तो भगवान का शुक्र है जो अब सब ठीक हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो रीमा? माँ ने तो कहा कि तुम मोहल्ले में घूमने गई हो, और मुझे तो पता भी नहीं कि स्नेहा इतनी बीमार कब हो गई। हाँ राजीव, अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो सब कुछ अपने माँ के भरोसे जो छोड़ रखा है। मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने तुम्हारी हालत कभी नहीं समझी और तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। नहीं राजीव, अब माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। और तुम्हें अगर वाकई में मेरी और स्नेहा की परवाह है तो हमें अपने साथ शहर लेकर चलो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। देखिए माँ,
मैंने सोचा था कि आप और रीमा साथ रहोगी तो एक दूसरे का सहारा बनोगी, पर आपने तो उसे जीने भी नहीं दिया। मेरी फूल सी बच्ची पर आज जान पर बनाई और आप एक गाड़े से उसका इलाज करना चाहती थी। अरे आप भी एक माँ हो, तो क्या एक माँ दूसरी माँ की पीड़ा नहीं समझ सकती क्या? मेरी ही गलती है और अब बहुत हो गया। मैं रीमा और स्नेहा को लेकर जा रहा हूँ और अब से हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हम दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था माँ। मैं भी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए मैंने रीमा और स्नेहा को आपके पास छोड़ा ताकि आप उनका ख्याल रख सको और मैं भी घर में आता जाता रहूं। लेकिन आपने रीमा को कभी समझा ही नहीं माँ, और अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर राजीव रीमा और स्नेहा को लेकर शहर लौटता है और वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं।